नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। दशहरा कमोबेश संपूर्ण भारतवर्ष में बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। तथापि मैसूर, कुल्लू तथा बस्तर का दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। आज हम इसी कड़ी में देश विदेश में ख्याति अर्जित कर चुके बस्तर दशहरा व उनकी निहित परंपराओं और रिवाजों पर चर्चा करेंगे। रियासत काल में दशहरा उत्सव के बहाने शासक अपनी प्रजा से संवाद कर लेता और उनकी सहभागिता हासिल कर लेता था। आज भी जन सहभागिता और जनजातिगत सामंजस्य का अद्भुत उदाहरण है बस्तर का दशहरा, जहां सभी के काम निश्चित हैं। यह ऐसी बुनी गई कड़ी है कि परस्पर साथ के बिना पर्व पूरा ही नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, यदि रथ निर्माण करने के लिए जंगल से लकड़ी लानी है तो अगरवारा, कचोरपाटी और रायखेड़ा परगनों के गांवों से ही आदिवासी जाते हैं। झाड़ उमरगांव और बेड़ा उमरगांव के बढ़ई और लोहार मिलकर ही हर साल रथ बनाने का कार्य पूरा करते हैं। करंजी, सोनाबाल और केशरपाल में ग्रामीण रथ खींचने के लिए रस्सी बनाते हैं। गढ़िया गांव के लोग रथ पर सीढ़ी लगाने का काम करते हैं। फूल रथ को कचोरपाटी और अगरवारा परगनों के लोग खींचते हैं तो 8 पहियों वाले रैनी रथ को किलेपाल के माड़िया लोग खींचते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी आमाबाल और पराली गांव से जोगी बैठते आ रहे हैं और माहरा परिवार काछन गादी का दायित्व निभा रहा है। किसी तरह अपने मूल स्वरूप को कायम रखते हुए बस्तर दशहरा आज भी मनाया जा रहा है, तथापि इसकी फीकी पड़ती चमक को बचाए रखने के प्रयास की नितांत आवश्यकता है। हरियाली अमावस्या के दिन से बस्तर में दशहरा आरंभ होता है। दशहरा में 12 रस्म मनाए जाने की प्रथा है। उसमें पाठा यात्रा और स्तंभारोहण पहली रस्म है। रथ बनाने के उद्देश्य से लकड़ी का लट्ठा, जिसे लोग टुरलू खोटला कहते हैं, को लाकर महल के मुख्य द्वार अथवा सिंह द्वार के पास रख दिया जाता है और इसकी विधि विधान से पूजा होती है। यही विधान पाठा यात्रा कहलाता है। पाठा यात्रा के बाद भादो शुक्ल पक्ष 13 के दिन महल के पास ही सीरासार में स्तंभारोहण की प्रथा पूरी की जाती है। इस रस्म में लकड़ी के 2 शुभ स्तंभ पर्व के नाम से स्थापित किए जाते हैं। काछन गादी से पर्व का आरंभ होता है और जन सैलाब बस्तर के कोने कोने से जगदलपुर में एकत्रित होने लगता है। काछन गादी अर्थात काछिन देवी की गद्दी, जो कि कांटों से भरी होती है। काछिन देवी से अनुमति प्राप्त करने के बाद ही बस्तर में दशहरे की शुरुआत होती है। राजा परंपरागत परिधान में आश्विन मास की अमावस्या के दिन पथरागुड़ा में अवस्थित काछिन देवी की गुड़ी पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष महाराजाति की एक नाबालिग बालिका पर काछिन देवी आरूढ़ होती है। यहां राजा स्वयं पुजारी की भूमिका का निर्वहन करते हुए देवी की पूजा अर्चना कर उनसे दशहरा मनाए जाने की स्वीकृति प्राप्त करते हैं। जैसे ही काछन देवी से स्वीकृति सूचक प्रसाद प्राप्त होता है, दशहरा समारोह पूर्वक धूमधाम के साथ प्रारंभ हो जाता है। काछिन गुड़ी में काछिन गादी हो जाने के बाद संध्या के समय जगदलपुर नगर के गोल बाजार में रैला पूजा आयोजित की जाती है। मिर्गान जाति के द्वारा किए जाने वाले इस पूजन में महिलाएं मिर्गानी बोली में लोक गाथा भी प्रस्तुत करती हैं। यह मान्यता है कि प्रथम काकतीय राजा अन्नमदेव की बहन का नाम था रैला। दुर्भाग्य से शत्रु सेना के सेनापति ने उनका अपहरण कर लिया। बाद में सेनापति ने रैला को तो छोड़ दिया, किंतु उन्हें अपवित्र समझकर राज परिवार ने नहीं अपनाया। एक मिर्गान परिवार ने रैला को अपना लिया। रैला अपने साथ हुई इस उपेक्षा को सह न सकी और मौका देखकर गोदावरी नदी में कूदकर उन्होंने अपनी जान दे दी।
रैला की मृत्यु संपूर्ण मृगान समाज के लिए एक आघात था। इसी घटना की स्मृति में रैला स्मृति एक परंपरा बन गई है। पहली आश्विन शुक्ल से नवरात्रि कार्यक्रम आरंभ होता है। राजमहल परिसर में स्थित दंतेश्वरी मंदिर में पूरे विधि विधान से कलश स्थापन विधि पूरी की जाती है। सिरहासार में इसी दिन जोगी बिठाई की प्रथा पूरी की जाती है। कहते हैं किसी समय दशहरे के अवसर पर कोई आदिवासी दशहरा निर्विघ्न संपन्न होने की कामना को लेकर अनोखे ढंग से योग साधना में बैठ गया था। तभी से बस्तर दशहरा में जोगी बिठाने की प्रथा चल पड़ी है। जोगी बिठाने के लिए सिरासार के मध्य भाग में एक आदमी के समाने लायक एक गड्ढा बनाया जाता है, जिसके अंदर हलवा जाति का एक व्यक्ति योगासन पर बैठ जाता है। वह इसी गड्ढे में 9 दिनों तक फलाहार तथा दुग्धाहार पर बैठा रहता है। जोगी बिठाई के समय पहले एक बकरे की बलि देकर और फिर 7 मांगुर मछली काटकर रिवाज को पूरा किया जाता है। जोगी बिठाई के दूसरे दिन से परंपरा अनुसार फूल रथ का चलना आरंभ हो जाता है। आश्विन शुक्ल की दूसरी तिथि से लेकर लगातार आश्विन शुक्ल की 7वीं तिथि तक 4 पहिए वाला रथ खींचा जाता है। फूल रथ का नाम उसमें पुष्प सज्जा प्रधान होने के कारण पड़ा है। एक समय फूल रथ पर राजा भी जनता के दर्शन के लिए बैठा करते थे, परंतु अब केवल मां दंतेश्वरी का छत्र ही आरूढ़ होता है। फूल रथ प्रतिदिन शाम को एक निश्चित मार्ग की परिक्रमा करता हुआ राजमहल के सिंहद्वार के सामने खड़ा हो जाता है। रथ के परिचालन के समय प्रतिदिन बड़ा जन सैलाब उमड़ता है तथा शहर में मेले जैसा माहौल बना रहता है। रथ चालन की परंपरा से जुड़ी जनश्रुति है कि राजा पुरुषोत्तम देव को जगन्नाथ जी ने 12 पहियों वाले रथ का वरदान दिया था। अतीत में 12 पहियों वाला एक विशाल रथ किसी तरह चलाया जाता था, परंतु चलाने में असुविधा होने के कारण एक रथ को 8 और 4 पहियों वाले 2 रथों में विभाजित कर दिया गया है। रथ के परिचालन के साथ साथ गांव गांव से आमंत्रित देवी देवताओं के साज बाज भी जुड़कर उत्सव को रंग बिरंगा बनाते हैं। देवी देवताओं के छत्र, डंगैया, घंटे, शंख, तोड़ियां आदि देशी विदेशी पर्यटकों का ध्यान आकर्षण करते हैं। श्रद्धा भक्ति से प्रेरित होकर रथ की रस्सियां खींचने के लिए आदिम समाज में होड़ लगी रहती है। दुर्गाष्टमी को राजमहल से एक शोभा यात्रा निकाली जाती है तथा यह निशा यात्रा का जुलूस नगर के इतवारी बाजार से लगे पूजा मंडप तक पहुंचता है। रात्रि को आतिशबाजी के बीच टोरा तेल, जो कि महुए के फूल से बनता है, से जलते अनेकों दीपक टिमटिमाती आभा बिखेरते हैं। यात्रा मंदिर में विशेष तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। जोगी उठाई और मावली परघाव विजयादशमी से पहले की परंपराएं। आश्विन शुक्ल की 9वीं तिथि में शाम के लगभग 5 बजे सिरहासार में बिठाए गए जोगी को समारोह पूर्वक उठा दिया जाता है। जोगी को भेंट देकर सम्मानित किया जाता है। इसी दिन लगभग 9 बजे रात्रि में मावली परघाव अर्थात देवी की स्थापना की जाती है। राज परिवार के सदस्य अत्यंत श्रद्धा और समारोह पूर्वक दंतेवाड़ा से लाई गई माता दंतेश्वरी की डोली में मावली देवी की मूर्ति का स्वागत करते हैं। मावली देवी को दंतेश्वरी का ही एक रूप माना जाता है। वस्तुतः मावली माता निमंत्रण पाकर दशहरा पर्व में सम्मिलित होने जगदलपुर पहुंचती हैं। मावली माता की डोली को राजगुरु तथा अन्य राज परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर मंदिर तक पहुंचाया जाता है। देवी दंतेश्वरी की छत्र छाया में सम्मान पाने के लिए गांव गांव से देव डोलियां भी यहां पहुंचने लगती हैं। ढोल, नगाड़ों, मोहरी, तोड़ी, शंख, घंटी आदि के स्वरों से नगर गुंजायित हो उठता है। आश्विन शुक्ल की 11वीं तिथि अर्थात विजयादशमी को राजमहल परिसर में जनजातीय समाज की विशाल भीड़ जुटती है।
परंपरा के अनुसार विजयादशमी के दिन भीतर रैनी तथा एकादशी के दिन बाहर रैनी के कार्यक्रम होते हैं। दोनों ही दिन 8 पहियों वाला विशाल रथ चलता है। रात को ही आदिवासी इन 8 पहियों वाले विशाल रथ को परंपरा के अनुसार चुराकर कुम्हड़ा कोट ले जाते हैं। राजमहल के सिरहासार से कुम्हड़ा कोट की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। अगले दिन राज परिवार के सदस्य कुम्हड़ा कोट में पहुंचकर देवी को नया अन्न अर्पित कर प्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके बाद पूरे राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए रथ यात्रा कुम्हड़ा कोट से सिंहद्वार के लिए प्रारंभ होती है, जहां पहुंचकर छत्र उतार लिया जाता है और कार्यक्रम संपन्न होता है। आश्विन शुक्ल की 12वीं तिथि को प्रातः निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने की खुशी में काछिन यात्रा के अंतर्गत काछिन देवी को काछिन गुड़ी के पास वाले पूजा मंडप पर पुनः सम्मानित किया जाता है। इसी शाम को सिरहासार में मुरिया दरबार सजाया जाता है, जहां गांव गांव से मुखिया और माझी अपनी अपनी समस्याओं और सवालों के साथ अपने राजा के सामने उपस्थित होते थे। अब राजा प्रतीकात्मक रह गए हैं तथा प्रशासनिक अधिकारी और किसी वर्ष राज्य के मुख्यमंत्री भी मुरिया दरबार में सम्मिलित होते हैं। यह सभा जब विसर्जित होती है तब गांव गांव से आए देवी देवताओं को भी विदाई दी जाती है। आश्विन शुक्ल की 13वीं तिथि को प्रातः गंगा मुंडा स्थित मावली शिविर के निकट बने पूजा मंडप पर दंतेवाड़ा से लाई गई मावली माई की डोली को ससम्मान विदा किया जाता है। यह प्रथा, जिसे ओहाड़ी भी कहते हैं, कि समाप्त होते ही दशहरा पर्व का समापन हो जाता है। ये परंपराएं हमारी संस्कृति की थाती हैं। इन्हें जीवित रखने और सजोने के लिए सतत प्रयास होते रहने चाहिए। मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक तथ्य के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।